आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। एक बार फिर ऑपरेशन त्रिनेत्र के हाथ लगी बड़ी सफलता। कानपुर में दबोचे के 3 नफर हत्या आरोपी आपको बता दें पकड़े गए। अभियुक्त मनोज दीक्षित उर्फ लाखन, अरविंद चंदेलवा, प्रदीप शाह और साथ ही 130 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस पहुंची हत्या आरोपी तक। आपको बता दें पिछले दिनों विपिन तिवारी नामक व्यक्ति के उसके उन्हीं दोस्तों ने ही 20 लाख रुपए की लालच में शराब पिलाने के बाद हत्या कर दी थी। अभियुक्त गढ़ों के पास से हत्या में प्रयुक्त ऑटो UP 78LT0406 एक अदद मृतक का बैग बरामद हुआ है और तीनों अभियुक्तों को अग्रिम विधिक कार्रवाई के उपरांत भेजा जा रहा है न्यायालय। आपको बता दें इस प्रकरण में DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी द्वारा जानकारी दी गई है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी किस लिए रखी है? देखिए, थाना गुजैनी क्षेत्र में 3 तारीख की मॉर्निंग में एक सूचना लगभग 9 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि पांडु नदी के पास में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गुजैनी और ACP नौबस्ता, ADCP साहब और स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और उसमें जो डेड बॉडी थी उसका बिल्कुल गहनता से परीक्षण किया गया था। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलाया गया था। बाद में इस व्यक्ति की जो पहचान हुई थी विपिन तिवारी पुत्र गंगा प्रसाद, कस्बा साड़, थाना साड़ के रूप में हुई थी। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विपिन तिवारी जो मूल रूप से केसर फैक्ट्री TP नगर में काम करता था, उसको कस्बा साड़ में उसकी एक पैतृक जमीन थी उसके पिताजी के नाम पे, जो उसको अपने ननिहाल से प्राप्त हुई थी। लगभग 12 बीघे की लैंड थी जो डिफेंस कॉरिडोर में आ गई थी और उसका इनको करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए का इनको कंपनसेशन मिलना था। अभी 60 लाख रुपए का कंपनसेशन इनके पिताजी गंगा प्रसाद के अकाउंट में आया था, जो ICICI बैंक जो यहाँ बारा देवी किदवई नगर में है, उस अकाउंट में इनका पैसा आया था। इनके पिताजी ने 20-20 लाख रुपए इन दोनों भाइयों में, अमित तिवारी और विपिन तिवारी में वितरित कर दिया था और उसकी फिक्स्ड FD करवा दी थी और 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा था। इनके जो मित्रगण थे इसमें अरविंद चंदेल, मनोज दीक्षित और ये प्रदीप शाहू, इनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि इसके पास 20 लाख रुपए कैश में है और इन्होंने एक योजना बनाई कि किसी प्रकार से वो पैसा प्राप्त किया जाए। जब वो 2 तारीख की रात्रि में फैक्ट्री में नहीं पहुंचा तब मनोज ने उसको फोन किया और ये कहा कि तुम जो है कहाँ हो। तो उसने कहा कि मैं गल्ला मंडी के पास हूं। इन लोगों ने 12 देवी पर उसको बुलाया। वहां योजना के तहत इन लोगों ने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में पहले से इन्होंने टैबलेट डाल रखी थी। इन लोगों ने स्वयं भी कोल्ड ड्रिंक पी, बट उसमें कोई ऐसा टैबलेट वगैरह नहीं थी, तो वो नशे की हालत में आ गया। फिर जब वो नशे की हालत में ले आ गया तो फिर उसको कररही की तरफ ले गए। वहां पर भी इन लोगों ने उसको शराब पिलाई और जब अत्यधिक शराब हो गई तो फिर ये लोग उसको जरौली फेस 1 में भदौरिया होटल है, वहां पे ले गए, एक कमरे में रखे थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसको इस बात का आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है और वो इनसे कह भी रहा था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी बीच में ये लोग जब वहां इन लोग शराब खरीदी थी तो उसके ही उससे मोबाइल से पेमेंट करवाया था और इन लोगों ने उसका कोड वगैरह देख लिया था। इनको ये अंदेशा था कि वो सारे पैसे 20 लाख रुपए बिल्कुल सिंपली उसमें है, तो ये इनकी योजना थी कि पैसे किसी भी प्रकार से उसे विड्रा कर लिया जाए। लेकिन चूंकि वो फिक्स थी, FD थी, तो पैसे नहीं निकल पा रहे थे। इन लोगों ने करीब 5-6 हजार रुपए उसके अकाउंट से विड्रा भी किए, लेकिन शेष पैसा नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद उसको कुछ हल्का सा होश भी आ गया और उसने ठीक ठाक से इन सबकी पहचान कर ली। अब इनको ये डर हो गया कि पैसा भी नहीं मिल पा रहा है और इसने हम लोग को पहचान लिया है। इस भय से इन लोगों ने उसको मारने की योजना बनाई और उसके बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास में उसको नशे की हालत में उस ऑटो में बैठा करके, जिसको ये साहू चला रहा था, उसको ले गए पांडु नदी के पास में और वहां पर पूर्व से उन्होंने रस्सी और बोरा ले रखा था और उसको रस्सी से उसका गला घोट करके और पांडु नदी के बगल में उसका शव फेंक दिया और उसके ऊपर बोरा और ईंट रख दिया। फिर ये लोग वहां से फरार हो गए। सुबह अरविंद चंदेल और मनोज दीक्षित बाइक से आए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वो व्यक्ति मरा कि नहीं मरा। तो इन्होंने जब कंफर्म कर लिया वो मरा है तो फिर ये लोग परमानेंटली वहां से फरार हो गए। अब इसमें हमारी जो सर्विलांस की टीम
और इसमें थाना गुजैनी की पूरी टीम, इंस्पेक्टर साहब और सारे हमारे चौकी इंचार्ज, इसमें बहुत इन लोगों ने मेहनत और बहुत अथक परिश्रम किया है। सारे हमारे अधिकारियों ने और सारी हमारी थाने की टीम ने इसमें बहुत ही सार्थक रूप से इसमें प्रयास किया और उसी के फलस्वरूप इसमें इस केस का सफल अनावरण हुआ है। क्योंकि इसमें क्राइम नंबर 255/25 इनके परिजनों ने, गंगा प्रसाद ने, मृतक के पिता ने एक FIR दर्ज कराई थी, जो कि उनके परिवारी जन थे, जो उनके ननिहाल के संतोष शुक्ला और सुरेश शुक्ला। क्योंकि इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर एक सिविल सूट भी उन लोगों ने दायर कर रखा था, एक गोदनामा बनवा करके। तो मृतक के परिजनों को अंदेशा था कि ये घटना संतोष और सुरेश के द्वारा की गई और इसलिए उन्होंने एक नामजद FIR उनके नाम पे दी थी। लेकिन अभी तक की विवेचना से ये हमारे 3 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए और सारी CCTV फुटेज में मोबाइल से सारी चीजें कनेक्टेड हैं। लास्ट कॉल मनोज दीक्षित की थी मृतक के फोन पर और जो भी मैसेज आए सब इनसे कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से प्रथम दृष्टया इस संपूर्ण घटना में अभी तक इन लोगों का प्राथमिक रूप से संलिप्त होना पाया गया। घटना में जो ऑटो प्रयुक्त हुआ था, ऑटो बरामद हुआ है और जो मृतक का बैग था, उसका टिफिन और उसके कुछ अन्य सामान भी इसमें बरामद हो गए, जिसकी पहचान मृतक के परिजनों ने कर ली है। अभी जो नामजद संतोष शुक्ला और सुरेश शुक्ला है, इनकी भूमिका के बारे में हम लोग और गहराई से अभी छानबीन कर रहे हैं और जिस प्रकार के तथ्य विवेचना में आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी जरौली के पास से की गई है। जरौली के वो पुराना में पास अपराधी? इनका एक मुकदमा इस चंदेल के ऊपर है और किसी के ऊपर कोई फिलहाल आपराधिक इतिहास नहीं है। और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इस संपूर्ण टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है और इनके इस कार्य की भूर प्रशंसा की जाती है। खबर कानपुर से है, जहां माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया संवाद विधायक खेल स्पर्धा का शुभारंभ। आपको बता दें, महाराजपुर में सांसद विधायक खेल स्पर्धा का शुभारंभ, खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा। विधानसभा महाराजपुर में सांसद विधायक खेल स्पर्धा का शुभारंभ माननीय विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक सतीश महाना ने किया। रविवार को युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश भर में आयोजित हो रही स्पर्धाओं के 7वें चरण के अंतर्गत महाराजपुर विधानसभा कानपुर नगर में विभिन्न विद्यालयों और साथ ही महाविद्यालयों में प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई। स्पर्धा में कुल 11 खेल शामिल हुए, जिनमें एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो, कुश्ती और साथ ही भरतोलन, रस्साकशी और साथ ही शतरंज, जूडो, फुटबॉल और बैडमिंटन की जूनियर, सब जूनियर और सीनियर श्रेणी में पुरुष तथा सभी महिला खिलाड़ी भाग ले रहे थे। और साथ ही एक्सेस कॉलेज तथा आचार्य रघुवीर इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स, कबड्डी, बैडमिंटन और खो-खो की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 400 मीटर रेस के जूनियर वर्ग में अंतिम और साथ ही यादव प्रथम स्थान और साथ ही सरोजनी द्वितीय रही, जबकि सब जूनियर बालक वर्ग में अर्पित कुमार ने पहला और साथ ही ऋषभ पाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कबड्डी में सब जूनियर वर्ग में आचार्य रघुवीर इंटर कॉलेज की टीम विजयी रही और साथ ही बालिका वर्ग में भास्करानंद इंटर कॉलेज ने जीत दर्ज की है। वॉलीबॉल की जूनियर बालिका वर्ग में अंशिका सिंह, प्रिया यादव, सौम्या विश्वकर्मा, जानवी सजल और साथ ही खुशियाल सिंह ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। एथलेटिक्स की अन्य स्पर्धाओं में 100 मीटर रेस से अलीना प्रथम और साथ ही उज्मा द्वितीय रही है, जबकि 800 मीटर रेस में सृष्टि ने पहला स्थान हासिल किया। सब जूनियर वर्ग के 800 मीटर में सूर्य प्रताप सिंह विजेता रहे। खो-खो की बालिका प्रतियोगिता में यशस्वी, सोनम, निवेदिता और साथ ही शिवानी, पलक, खुशी, जानवी और अंशिका की टीम विजयी रही है। और साथ ही कार्यक्रम को माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा युवा कल्याण विभाग के युवक मंगल दल और साथ ही महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित सामग्री भी वितरित की गई है। प्रतियोगिताओं में आचार्य इंटर कॉलेज, भास्करानंद इंटर कॉलेज और साथ ही एलन हाउस, एक्सेस कॉलेज, दयानंद विद्या निकेतन सहित कई विद्यालयों के लगभग 1000 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर विवेक मिश्रा, रानू शुक्ला, उपजिलाधिकारी नरवल विवेक मिश्रा और विकास खंड अधिकारी निशांत राय, जिला युवा कल्याण अधिकारी आरती जायसवाल, क्षेत्रीय विधायक निधि पांडे और प्रशिक्षित वीरेन यादव, माध्यमिक विद्यालयों के व्यायाम शिक्षक तथा भाजपा के प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना है कि 8 से 10 दिसंबर को बिठूर विधानसभा क्षेत्र में सांसद विधायक खेल स्पर्धा की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं से प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में युवा साथी पोर्टल एवं सांसद खेल महोत्सव पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। कानपुर को नए स्वरूप में स्थापित करने हेतु कानपुर वॉक का सफल आयोजन नाना राव पार्क, फूल बाग से ग्रीन पार्क तक किया गया।
आपको बता दें, कानपुर को एक नया स्वरूप स्थापित करने और साथ ही बेहतर कानपुर बनाने की दिशा में आज पहला महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है और साथ ही कानपुर सुपर 100 के तत्वाधान में आयोजित कानपुर वॉक का शुभारंभ जिलाधिकारी कानपुर नगर श्री जितेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल तथा कानपुर सुपर 100 के संस्थापक डॉक्टर सुधांशु राय द्वारा किया गया है। नाना राव पार्क से प्रारंभ होकर ग्रीन पार्क तक आयोजित इस वॉक में जिलाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष ने पूर्ण सहभागिता की है। उन्होंने कहा कि कानपुर को खुशहाल स्वरूप देने हेतु हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें ऐसे सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी जो लोगों को एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा दे। जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कानपुर की पहचान को नई दिशा देने हेतु यह सराहनीय पहल की गई है जिसमें शहर के विधिक क्षेत्रों से स्थापित व्यक्ति एक मंच पर आते हैं और उन्होंने कहा कि कानपुर असीमित संभावनाओं वाला शहर है और इसे मॉडल सिटी के रूप में स्थापित करने के लिए स्पष्ट विजन आवश्यक है। कानपुर सुपर 100 के संस्थापक डॉक्टर सुधांशु राय ने बताया कि इस समूह में 100 विशेषज्ञ शामिल हैं तथा हमारा लक्ष्य 2026 तक कानपुर के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर शहरों को सौंपना है और साथ ही साथ इसी उद्देश्य से आगामी समय में कानपुर कॉन्क्लेव का आयोजन भी प्रस्तावित है। कानपुर वॉक के संयोजक अनिल गुप्ता ने बताया कि यह वॉक कानपुर सुपर 100 के शुभारंभ का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य आमजन में अपने शहर के प्रति सकारात्मक भावना को जागृत करना है। डॉक्टर उमेश पालीवाल ने कहा कि कानपुर को एक समाजोन्मुख सोच देना ही समूह का प्रथम लक्ष्य है। कार्यक्रम का संचालन बिरजू एवं मुस्कुराए जानपुर की सचिव दीपिका श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर चैतन्य अरुण पुरी महाराज और साथ ही रिटायर्ड आईपीएस रतन श्रीवास्तव, डॉक्टर उमेश पालीवाल, विमल झाझरिया और साथ ही बलराम नरूला, डॉक्टर शरद वाजपेयी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, रिटायर्ड कर्नल जाहिद सिद्दीकी, रिटायर्ड मेजर योगेंद्र कटियार, डॉक्टर इंद्र मोहन रोहतंगी, संपादक विशेष शुक्ला और साथ ही अनिल गुप्ता, राजेश्वर ग्रोवर, डॉक्टर रजत आदित्य दीक्षित और साथ ही व्यापारी अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा, संजीव पाठक, डॉक्टर एस.के. मिश्रा, डॉक्टर राज तिलक, पार्षद अरुण गर्ग और साथ ही आर.के. सफाड और डॉक्टर पंकजा पांडे, गुरुशरण सिंह, शिखा शुक्ला और साथ ही पार्षद लक्ष्मी कोरी, संदीप कुशवाहा, ब्रजेश अवस्थी, राजेश गुप्ता, संजय मेहरोत्रा और साथ ही मोहम्मद आरिफ, मार्टिन, अमित ओझा और साथ ही मुकेश अग्रवाल, शाहिद कामरान और साथ ही विवेक मिश्रा, अरुणेंद्र सोनी सहित उनके सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं कानपुर राइडर्स के सदस्य स्वयं नंदा उपस्थित रहे। चलो बैनर आइए। और हम भी मोहब्बत वाले हैं कि हम दिल से आप सभी का साथ देते हैं। इस शहर को और इस शहर को सुंदर बनाने का संकल्प पर लेकर आज आदरणीय महंत जी, हमारे बलराम नरूला जी, सुधांशु जी, पालीवाल साहब और बहुत सारे शानदार कानपुर के लोगों, एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं भी जनरली घर तक सीमित रह जाता हूँ, बाहर वॉक नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज 3 किलोमीटर लगभग बाहर मैं वॉक कर पाया। आप लोग की जो स्पिरिट है वो तो यूनिक है ही कानपुर की। कानपुर को पहले मैं बाहर से देखता था, अंदर से देखता हूँ तो आप लोगों से काफ़ी मतलब मुझे बहुत, अगर उस भाषा में कहें कि बहुत सारा प्यार सा ही हो गया है और ये अपना घर जैसा लगता है। आई बिलीव कि कानपुर सुपर 100 में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के लोग जुड़े हैं, ये कानपुर के लिए प्लान करेंगे। जो एक डिसिप्लिन चाहिए उस डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने में हेल्प करेंगे, थिंकिंग में हेल्प करेंगे और मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं। लास्ट बात जो मुझे अपने फायदे की सरकारी बात कहनी है कि आपको पता है कि इस वक्त सघन पुनरीक्षण चल रहा है और जिन लोगों ने भी अपने फॉर्म अभी तक भी जमा नहीं किए हैं उनके लिए 11 तारीख तक का टाइम है। इस सघन पुनरीक्षण में आप भर दें फॉर्म, जो आपको गणना पत्र मिला है उससे भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, बीएलओ के पास जा सकते हैं और बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान है और बहुत लगभग 80% से अधिक लोगों ने फॉर्म खुद भरे हैं। कई लोग ऑफकोर्स शिफ्टेड है, अलग बात है। अगर आप शहर में हैं
तो मैं चाहूँगा कि आपका नाम भी वोटर लिस्ट में था अक्टूबर 25 में, तो गणना पत्र भरकर जमा जरूर कर दें, ताकि 16 दिसंबर में जो हमारा ड्राफ्ट प्रकाशन होगा उसमें आपका नाम रहे। 2003 में यदि खुद आपका नहीं है तो माता पिता का होगा, और माता पिता का नहीं है तो दादा दादी का जरूर होगा। तो वो विवरण हमें दे दें, BLO से मदद ले लें, ऑनलाइन सर्च कर लें और हमको और भारत निर्वाचन आयोग को इसमें सहयोग प्रदान करें। कानपुर सुपर 100 की पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत आभार, और ग्रीन पार्क स्टेडियम का जो हमारा पूरा इंफ्रा है, भानु जी है, उनकी पूरी टीम, हमारे ओलंपियन साहब हैं, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। क्या बात है। खबर संभल से है, जहां चंदौसी तहसील के निकट बदायूं रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI परिसर में जिला सेवायोजन कार्यालय पर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्य, गणना प्रपत्रों के संग्रह, डिजिटलाइजेशन आदि के संबंध में बूथ संख्या 133 और 138 तक के बूथों के संबंध में BLA, BLO एवं नगर पार्षद के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया द्वारा डाटा मैपिंग को लेकर जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी चंदौसी को निर्देशित करते हुए कहा गया कि BLA के साथ एक टीम बनाते हुए मतदाता सूची को 100% देख लें, और साथ ही आपत्ति प्रोजने और साथ ही शिफ्टेड मतदाता आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा ASD सूची को बूथों पर चस्पा करने को लेकर जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि जहां ASD सूची चस्पा ना हो वहां सूची को चस्पा किया जाए। संबंधित BLO को निर्देशित करते हुए कहा कि शीघ्र ही डिजिटलाइजेशन का कार्य 100% पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी चंदौसी आशुतोष तिवारी एवं तहसीलदार एवं संबंधित BLO आदि उपस्थित रहे। मोहनलालगंज में 4 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, 8 जगह अवैध निर्माण सील। आपको बता दें, LDO उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 2 और जोन 3 में और साथ ही जोन 4 की टीम ने की कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को मोहनलालगंज में अभियान चलाकर लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 4 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। इसके अलावा काकोरी, पारा, आलमनगर, सैरपुर व BKT में 8 अवैध निर्माण सील किए गए हैं। LDO उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन 2, जोन 3 और जोन 4 की टीम ने की है। प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि गुड्डू सिंह किश्वर जहां और मधुकर यादव पीताम्बर व अन्य द्वारा मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा में 4 अलग अलग स्थानों पर लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। LDA से लेआउट स्वीकृत कराए बिना ही की जा रही इन चारों अवैध प्लॉटिंग को अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रवर्तन जोन 3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि पीयूष, मनोज, रज्जन, पिंटू, धर्मेंद्र पटेल और संदीप, अरविंद कुमार व अन्य द्वारा काकोरी, पारा आलमनगर में 6 स्थानों पर अवैध रूप से रो हाउस भवन व व्यवसायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। LDA से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे उक्त निर्माण कार्यों को सील कर दिया गया है। और साथ ही साथ प्रवर्तन जोन 4 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि मोहम्मद रईस, अनीस व अन्य द्वारा सैरपुर में IIM पेट्रोल पंप के पास 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रो हाउस भवनों का निर्माण करवाया जा रहा था। वहीं विनोद तिवारी द्वारा BKT के ग्राम भौली में रैथा रोड पर 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण करवाया जा रहा था। अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्यों को सील कर दिया गया है। नैनीताल इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अपने नए लुक देखने को मिलेगा जल्द। आपको बता दें, मानस खंड योजना के तहत शहर में जो सौंदर्यीकरण अभियान शुरू किया गया था उसकी तस्वीर धीरे धीरे सामने आने लगी है। नैना देवी मंदिर परिसर इस बदलती तस्वीर का सबसे चमकता हिस्सा बन गया है। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका नए रूप में ढल चुका है और साथ ही पार्क से लेकर दुकानों तक की मरम्मत और सजावट का काम भी पूरा हो चुका है। मंदिर का मुख्य द्वार भी अब बिल्कुल नया स्वरूप ले चुका है, जहाँ केवल लाइटें लगाने की अंतिम तैयारी
तैयारी बाकी है। मंदिर के ठीक सामने प्रांगण भी लगातार डेवलप किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु को खुली, व्यवस्थित और साथ ही साफ सुथरी जगह मिल सके। कैची धाम में भी इसी योजना के तहत काम की रफ्तार तेज कर दी गई है। बाबा नीम करौली और साथ ही महाराज के दर्शनों के लिए भी लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिसके मद्देनजर पार्किंग निर्माण व विशेष उस पर जोर दिया जा रहा है। मल्टी लेवल पार्किंग समेत कई बड़े कार्य 41 करोड़ के बजट में जारी है। निर्माण के बाद यहां पहुंचने वाले लोगों को पहली बार एक व्यवस्थित और सुगम पार्किंग व्यवस्था मिलेगी और साथ ही उधर तल्ली ताल क्षेत्र में भी विकास के रंग साफ महसूस किए जा सकते हैं। 5 करोड़ के बजट से 7 प्रमुख चौराहों के चौड़ीकरण का लक्ष्य रखा गया था और सभी चौराहों पर काम पूरा हो चुका है। इससे यातायात व्यवस्था और भी सीधा असर उस पर दिखाई देने को मिलेगा। पूरी मानसखंड योजना के तहत नैना देवी क्षेत्र को 11 करोड़ रुपए का बजट मिला था। इस बड़े पैमाने के विकास कार्य के बाद नैनीताल का नया स्वरूप आने वाले सीजन में पहले से कहीं अधिक आकर्षक और व्यवस्थित दिखाई देगा। डेवलपमेंट उसका कार्य चल रहा है, जिसमें मां नैना देवी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हमारा 11 करोड़ की सैंक्शन हुई थी, जिसके सापेक्ष लगभग हमारे साथ 65% काम भी पूरा कर लिया गया है। तो आगामी 1-2 महीने में ही पूरा इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस तरह कैची परिसर में 40 करोड़ की सैंक्शन प्राप्त है, जिसके अंतर्गत हमारा G+3 मल्टी लेवल पार्किंग है और हमारा एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। और इसमें भारत सरकार का एक अलग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें आसपास के एरिया का डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन है। 17 करोड़ उसमें भी सैंक्शन है। इन सब में हमारा तीव्र गति से काम चल रहा है। जो हमारे मंदिर अभी चयनित हुए थे मां नैना देवी और मां श्री कैची धाम परिसर का, उसमें हमारा जैसे मां नैना देवी उसमें पंथपाल से लेके नैना देवी मंदिर तक के एरिया को पूरा डेवलप किया जा रहा है और अभी उसमें पूरा कॉबल स्टोन्स वगैरह लगा दिए गए हैं, बेंचेस लगा दी गई हैं और एक फ्रंट में एक गेट बनाया गया है, जिसमें सिर्फ लाइटिंग का काम रह गया है। वो भी अभी 1 से 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा और आगे मंदिर हरिद्वार में 20 सड़क लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला, 2 पक्षों की भिड़ंत का वीडियो वायरल। नगर कोतवाली क्षेत्र के मायापुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के सामने 2 पक्षों में अचानक विवाद बढ़ा और देखते ही देखते लाठी डंडों से जमकर मारपीट भी शुरू हो गई। राहगीरों के सामने हुई यह भिड़ंत कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर बेरहमी से वार करते स्पष्ट दिखाई दे रहे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शांति कराई है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है मामले की जाँच चल रही है और वीडियो व बयान के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शिकायत दर्ज होते ही आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार जिला अस्पताल से शर्मनाक लापरवाही उजागर हुई है। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे गए शव को चूहों ने बुरी तरह से काट दिया। आपको बता दें, यहां तक कि मृतक की आंख तक चूहे नोच लेकर ले गए और साथ ही सुबह जब परिजन ने शव का चेहरा देखा तो हालात देखकर गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया। 36 वर्षीय लखन शर्मा उर्फ लक्की का बीती रात निधन होने के बाद शव मोर्चरी में रखा गया था, लेकिन रात में डॉक्टर उपलब्ध न होने से मोर्चरी के फ्रीजर खराब होने की वजह से आपको बता दें शव सुरक्षा में गंभीर चूक सामने आई है। परिजनों के मुताबिक न सिर्फ फ्रीजर काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसका पिछला हिस्सा खुला हुआ था, जहां से चूहे अंदर घुस आए हैं और चेहरे, आंख, कान और नाक पर काटने के निशान मिलने के बाद परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार के जिला अस्पताल में हुई घटना की सूचना मिलते ही पंजाबी और साथ ही आपको बता दें स्थानीय राजनीतिक दलों ने और साथ ही पंजाबी समाज के लोगों भी अस्पताल पहुंच गए और साथ ही मोर्चरी की हालत पर सवाल उठाए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने खराब फ्रीजर की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश देने की बात कही है और साथ ही उधर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी पर प्रशासनिक टीमें तुरंत अस्पताल पहुंची हैं। जिलाधिकारी से बात कर हाई लेवल जांच समिति गठित करने के बाद निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जांच और साथ ही आपको बता दें जांच अपर जिला अधिकारी प्रशासन को सौंपी गई है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी को दी जाएगी। पोस्टमार्टम के दौरान भीड़ के पहुंचने से प्रक्रिया रोकनी पड़ी, जिसे अब दोबारा पूरा किया जा रहा है। आज प्रकरण हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिला अस्पताल जो मोर्चरी है वहाँ पे एक मृत व्यक्ति का शरीर रखा हुआ था और आज उसमें पीएम की कार्रवाई के लिए निकाला गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी। उसी में परिजन लोगों के द्वारा ये आपत्ति की गई कि जब
वहाँ पे मोर्चरी में 100 रखा गया था, तो उसमें शायद चूहों से हमले की बात इनके द्वारा प्रकाश में लाई गई। जब यह मौके पे तत्काल एसडीएम साहब भी पहुंचे, पुलिस टीम भी पहुंची है, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, सर के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो एडीएम साहब के नेतृत्व में गठित है, और उस टीम में जो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं वो भी हैं, और इंक्वायरी में जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, सीएमओ साहब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए यहाँ पर। अभी जो अस्पताल प्रशासन से भी बात करने में पता चला है कि शायद सीएमओ साहब अवकाश में हैं और उनकी जगह सीएमओ साहब चार्ज में है, तो उनसे भी अभी हमारी वार्ता चल रही है, क्योंकि लोग काफ़ी आक्रोशित थे। तो सबसे पहले सभी संबंधित पक्षों से, उनके परिजनों से और उनके जो सहचर हैं और अन्य लोगों से वार्ता की गई है। सबको समझाया गया है कि आपकी आपत्तियां जो भी हैं और जो घटनाक्रम के बारे में इनके द्वारा बताया गया निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक बार जो हायर कमेटी है उसकी जांच की रिपोर्ट का इंतजार करिए और जो भी होगा उसी के हिसाब से कार्रवाई। लापरवाही का नतीजा है, सीधा बात है जो ये हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे पास टेक्निकली कोई जानकारी नहीं है, और ये जब कमेटी उसकी जांच कर लेगी, जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इंक्वायरी कमेटी है वो एक एक चीज को देखेंगे और उन्हीं की जांच रिपोर्ट। अभी हमने केवल जो आरोप है उन्हीं के संबंध में सुना है, और चूंकि लोग काफी आक्रोशित थे और जो हमारी प्रथम वरीयता थी शांति व्यवस्था को कायम करना और यहाँ का एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, तो वो चीजें अभी हो चुकी है। सभी पक्षों से बात की गई है और उनको बताया भी गया है कि अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप प्रशासन के समक्ष, अस्पताल प्रशासन के समक्ष रखें और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके सामने। जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इंक्वायरी कमेटी है वो एक एक चीज को देखेंगे और उन्हीं की जांच रिपोर्ट। अभी हमने केवल जो आरोप है उन्हीं के संबंध में सुना है, और चूंकि लोग काफी आक्रोशित थे और जो हमारी प्रथम वरीयता थी शांति व्यवस्था को कायम करना और यहाँ का एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, तो वो चीजें अभी हो चुकी है। सभी पक्षों से बात की गई है और उनको बताया भी गया है कि अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप प्रशासन के समक्ष, अस्पताल प्रशासन के समक्ष रखें और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके सामने। चूहों ने एक बॉडी की आंख नाक उतर ली, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ हॉस्पिटल में ऐसी घटना की सूचना प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में भी आया हूँ, एसडीएम है, सब पुलिस के लोग भी आए हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी आए हैं। तो जो शिकायत मिली थी, जो परिवार का कहना है कि ऐसी घटना रात को हुई है, चूहे के द्वारा उसमें उनके अंग को क्षतिग्रस्त पहुँचाया गया है, और उसमें जो आक्रोशित है उनके परिवार के लोग हैं, अन्य जो जनप्रतिनिधि आक्रोशित लोग हैं, उनसे भी वार्ता की जा रही है। अभी जिलाधिकारी महोदय ने, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जो कि मैं ही हूँ, मुझे जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं और 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मेरे द्वारा इसका प्रारंभिक रूप से निरीक्षण कर लिया गया है। जो भी इसमें घटना होगी उसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो इसमें पीड़ित पक्ष है, जो परिवार पक्ष है, उनसे वो भी वार्ता की जा रही है। सर, जब यहाँ पर हॉस्पिटल ट्रांसफर हो चुका है तो मुर्दा घर यहाँ पर ये क्यों रखा गया, जब पूरी सुविधाएं मेरा हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दी गई? इसको जांच में देख लिया जाएगा। इसको प्रारंभिक रूप से मैंने इस पर, जैसे ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देश किया गया कि आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, आपको उसमें 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है, तो मैंने, क्योंकि मैं यहाँ आ ही गया था उस तब तक, तो मेरे निरीक्षण किया जा रहा है। मैं और भी इसको निरीक्षण किया करूँगा, जो कथन आपका कहेंगे उसको जांच में सम्मिलित करते हुए। क्या कारण है कि कुछ आपत्तिजनक क्या होता है तो सीएमओ साहब नदारद दिखते हैं, कोई वहाँ उनकी उपस्थिति नहीं होती? सीएमओ साहब को जैसे अभी मुझे अवगत कराया गया है कि जो प्रभारी सीएमओ है उनके द्वारा अवगत कराया कि वो 28 तारीख से ही 1 माह के अवकाश पर है, क्योंकि वो पहले से ही हैं, आज ही अनुपस्थित नहीं है, वो पहले से ही अवकाश पर है। तो अब वो किसी अपने पारिवारिक कारणों से अवकाश पर होंगे और 1 माह के अवकाश पर बताया गया है। तो अगर उसमें उनका भी कोई ऐसा दोष रहेगा तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं, जांच में सब सम्मिलित करते हुए और पूरे बिंदु पर जांच करके जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। सर, कावड़ के तुरंत बाद जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर निरीक्षण किया था और मोर्चरी की सुविधा सुधारने के लिए उन्होंने कुछ राशि का भी किया था, प्रावधान दिया था, उसको लेकर क्या रहा फिर यहाँ पर? नहीं, वो प्रोसेस में है, चूंकि हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, मोर्चरी भी शिफ्ट होनी है, तो उसी प्रोसेस में, चूंकि जो मोर्चरी में जो काम होने थे, तात्कालिक रूप से जो काम होते थे, जो मशीनरी के जो उसका फ्रीजर है सही होने चाहिए थे, लेकिन मुख्य रूप से देखने की बात यह है कि जो फ्रिज सही थे उसमें भी बॉडी को नहीं रखा गया है। मुख्य रूप से यही जो प्रबंधन की लापरवाही है वो सामने आ रही है। अब उसमें चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, दोषी है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति या दिशा की मीटिंग सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। मेला नियंत्रण भवन हॉल में आयोजित मीटिंग में जिले के सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया है। सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागीय समन्वय की कमी के कारण अधर में लटकी हुई योजनाओं को भी पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सांसद ने हाईवे पर ओवरलोडिंग के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग प्रशासन के अधिकारियों से की है। केंद्र की जो योजनाएं हैं उनकी ये समीक्षात्मक बैठक थी और जिसमें लगभग 38 विभागों ने इसमें आज भाग लिया है। लापरवाही भी होती है और कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी होती हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। इसलिए सबको कहा गया है कि आपस में समन्वय बिठा करके और विकास कार्यों की योजना बनाएं। नैनीताल जिले के रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की रिजर्व फॉरेंसिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नैनीताल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। संपूर्ण क्षेत्र से सुरक्षा की दृष्टि से 5 सुपर जोन में विभाजित किया गया है और इस पूरे अभियान के प्रभारी पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र और साथ ही सह प्रभारी पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल को बनाया गया है। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी लाल कुआं, दीपशिखा अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी रामनगर सुमित पांडे, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार और क्षेत्राधिकारी नैनीताल रविकांत सेमवाल को अलग अलग जोनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यातायात व्यवस्था की कमान निरीक्षक वेद प्रकाश भट्ट दी है और साथ ही अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें एएसपी 3, सीओ 3, इंस्पेक्टर एसओ 8, एसआई एएसआई 55, हेड कांस्टेबल 17 और फायर यूनिट 4, एसडीआरएफ 3, आंसू गैस 3 और यूनिट ड्रोन 2 और साथ ही बैरियर 100, प्रोविजन वैन 3, पीएसी 8 प्लाटून शामिल रहे हैं। पुलिस क्षेत्र की निगरानी वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरों से की जा रही है। एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर कुछ लोगों के खिलाफ प्रोविडेंट डिटेंशन की कार्रवाई भी की गई है। प्रभारी निरीक्षक रामनगर सुशील जोशी को मौके पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही तराई पश्चिम रामनगर के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में 170 परिवार को बेदखली का आदेश दिया गया है। इनमें से कुछ परिवार पहले ही स्वेच्छा से स्थान खाली कर चुके हैं। वर्तमान में लगभग 130 परिवार बचे हैं, जिनमें से करीब 40 परिवार न्यायालय चले गए हैं। बाकी 90 परिवारों को कल या परसों तक कार्रवाई होगी और साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व क्षेत्र को 9 सेक्टर में बांटा गया है, जहां प्रत्येक सेक्टर में औसतन 10 से 12 विभाग के भवन है और साथ ही पहले चरण में लगभग 20 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी। इसके साथ ही नगरपालिका के टचिंग ग्राउंड की 1 हेक्टेयर भूमि से भी 3 से 4 परिवारों को हटाया जाएगा। वहीं एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि वन विभाग की ओर से प्राप्त अनुरोध के बाद पुलिस और प्रशासन के बीच पूरा समन्वय स्थापित किया गया है। स्टाफ को ब्रीफ कर दिया गया है और साथ ही उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। जी देखिए, पुछड़ी में एक वन विभाग का जो है पेश कीमती लैंड है, रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। पुछड़ी में वन विभाग का रिजर्व फॉरेस्ट में तो कुछ अवांछनीय और बाहरी तत्वों द्वारा तो छोटा सा मजदूरी के आड़ में आकर जो है बहुत व्यापक तौर पे उन्होंने अतिक्रमण कर दिया है और डेमोग्राफी चेंज भी कारित किया गया है।
कुल मिला के इसके तहत जो है फॉरेस्ट विभाग ने सारे नियमानुसार, ये फॉरेस्ट विभाग का ऑपरेशन है, फॉरेस्ट विभाग ने हमें केवल फोर्स मांगा है, तो हमने सारी संसाधन पुलिस प्रशासन और प्रशासन की विभिन्न विभागें जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, ये सभी लोग जो है अपने अपने आवश्यक संसाधनों को हमने जुटा के फॉरेस्ट विभाग को उपलब्ध कराया है। अभी जो है कल जो है वन विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन की नेतृत्व में तो वन विभाग जो है उसको ऑफिशियली उसका अतिक्रमण के जद में आने वाले स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे। अभी तक हमारे जनपद में से कुल मिला के 3 एडिशनल एसपी, 3 सीओस और एसओ एसएचओस 8 और चौकी इंचार्ज 14 और एसआईस 50 और फोर्स जो है 200 प्लस फोर्सेस हैं और मल्टीपल फायर यूनिट्स, सीपीयू यूनिट्स, ट्रैफिक की टीम्स और एक एसडीआरएफ की टीम, टीयर गैस स्क्वाड्स, फायरिंग स्क्वाड्स, वीडियोग्राफी टीम्स के 2 ड्रोन्स और विभिन्न प्रकार की बैरियर्स का तैनाती करते हुए प्रिजन वैन्स का भी तैनाती करा है हमने। कुल मिला के इस सब के अतिरिक्त 2 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी और 2 प्लाटून पीएसी हमने तैनात किया है। इसमें जो है पीएचक्यू और माननीय कुमाऊं रेंज से भी हमके अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए जा रही है। तो ये सारे बल के अलावा अतिरिक्त पीएसी और पुलिस बल भी माननीय कुमाऊं रेंज महोदया प्रोवाइड करेंगे और कुल मिला के संयुक्त रूप से हम जो है वहाँ पे प्रशासन और पुलिस और फॉरेस्ट विभाग अतिक्रमण का चिन्हित अतिक्रमण को नियमानुसार उसको हटाने के काम करेंगे। हरिद्वार की सामाजिक संस्था कालेश्वर महादेव मानस सेवा ट्रस्ट को राज्य स्तर पुरस्कार दिया गया है। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में संस्थान को दिव्यांगों के उत्थान और समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। संस्थान को सम्मानित किए जाने से संस्थान से जुड़े लोगों में जश्न का माहौल है। हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित कार्यालय पर इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओम प्रकाश और साथ ही जन्मदिन उनके शामिल हुए हैं। अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से अपनी संस्था को ये पुरस्कार दिलवाया है। मैं उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मैं प्रदेश सरकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। एक अच्छी संस्था जो दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, गरीबों के लिए, कन्याओं के लिए जो धार्मिक कार्य कर रही है, उसके लिए उस संस्था को चुना और उस संस्था को राज्य स्तरीय पुरस्कार हल्द्वानी में दिया गया। उसके लिए मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सचिव समाज कल्याण का, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, मैं बताना चाहूँगी जिले से एकमात्र यह संस्था है जिसको चयनित किया गया है राज्य पुरस्कार के लिए और 3 दिसंबर 2025 को हल्द्वानी में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट को राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि से हमें बहुत ज़्यादा हमारा उत्साह हुआ है और आगे और ज़्यादा कार्य को क्षमता हमारी बढ़ी है। कार्य को प्रतिबद्धता से करने में हमें उम्मीदें मिली हैं बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग आगाज की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।